नमस्कार। जय हिंद। जय संपूर्ण क्रांति। जय सुभाष। जय प्रकाश। आपके दरबार में कुछ खबरों के साथ हाजिर हो गया इंद्र प्रकाश। दो प्रमुख बातों से शुरुआत करते हैं। एक तो बिहार, उसके बाद छत्तीसगढ़। एक विशेष बात कि आरबीआई ने 0.35% रेपो रेट बढ़ा दिया। इसका परिणाम होगा कि ईएमआई बढ़ेगा। इस समय बैंकिंग बदलाव बहुत हो रहे हैं। बिहार के संदर्भ में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रहा था। चुनाव के पहले हुआ कि सीटों का तालमेल होगा, भाजपा के साथ सीट मिलेंगी। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी आते हैं, घोषणा करते हैं 200 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। फिर गठबंधन की बात होती है। वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलने के लिए जाते हैं और लगभग एक साल के पहले 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जयंती पर वो आए हुए थे। 21 में चुनाव हुआ है, 22 में। लेकिन अंतोगत्वा एक भी सीट पर बात नहीं बन पाई। ठीकरा फोड़ दिया गया आरसीपी सिंह पर, ठीक है। लेकिन आज सवाल है, गुजरात में बात किया जनता दल यूनाइटेड के माध्यम से बात चली छोटू सिंह वसावा के साथ, जो आईटीपी, इंडियन ट्राइबल पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, छोटू सिंह वसावा जनता दल यूनाइटेड के बेहद वफादार साथी रहे हैं। लेकिन बात नहीं बन पाई। अब सवाल उठता है कि यहां पर कौन जिम्मेदार रहा कि गुजरात में बात नहीं बन पाई। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड सोच रहा है विस्तार के लिए, संपूर्ण भारत में विस्तार करेंगे, लेकिन गुजरात में चुनाव परिणाम क्या रहे, अभी तो चुनाव परिणाम आना बाकी ही है। कितने सीटों पर चुनाव हम लड़ पाए और दिल्ली में क्या रहा चुनाव परिणाम। तो आज जनता दल यूनाइटेड को पुनर्समीक्षा करने की जरूरत है कि गुजरात में हमें किसी स्टेब्लिश दल के साथ एक सीट की बात नहीं बन पाई। दिल्ली में वही बात हुई कि एक भी कारपोरेटर हम नहीं निकाल पाए और एक ऐसी भी स्थिति रही कि इतिहास में हमने दिल्ली से विधायक भी निकाला था। तो यह समीक्षा का विषय है। और चूंकि मैं लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में रहा, 20 वर्ष रहा, 87 से लेकर 2007 तक लगभग। इस 87 से 2007 के बीच 4 बार मैंने मुख्यमंत्री बनते देखा और तमाम लोगों को आते जाते देखा। तो उसका अपना एक अनुभव है कि 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, तब ऐसे ऐसे लोग आ गए और प्रधानमंत्री बनाने के लिए आ गए कि अब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाएंगे, यूपी की मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2007 से ये मुहिम शुरू हो गई। मुझे तो शक होता था कि अपने वोट का नहीं है ठिकाना और ले रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने का बयाना है। लेकिन ऐसे लोगों की बहुतायत हो गए और कभी नारा भी दिए थे ये लोग, तिलक तराजू तलवार इनके, डाट डाट मारो चार, एक स्थिति रही। लेकिन जिनके लिए कहा था उन्हीं को सत्ता भी सौंप दिए। जब सत्ता सौंप दिए तो फिर आनंद आ गया। 2009 का चुनाव परिणाम आया, 19 सीट उत्तर प्रदेश में। ये हालत उन लोगों की हुई जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। उसके बाद 2022 का चुनाव आ गया, उसमें सीट मिली 80। उसने कहा भाई पियो लस्सी। 80 के बाद 14 में हो गए 0, तो बोले भाई बन जाओ हीरो। तो एक जमात है, जिस जमात के पास सिर्फ मकसद है
पार्टी के नेता का शोषण करना, उससे आर्थिक लाभ उठाना। अब पार्टी कहां जा रही है जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के साथ नहीं बच पा रहे हैं, नेता नहीं संभल पा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, बस प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, हुक्की हुआ, हुक्की हुआ। ऐसा ही बिहार का भी एक नेता हुक्की हुआ, अभी किया 4-6 दिन के पहले, हुक्की हुआ, हुक्की हुआ, साला मामला ठीक ठाक बढ़िया चल रहा था, प्रधानमंत्री बनेंगे। अब सवाल इस बात का है कि माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम भी चाहते हैं। नीतीश कुमार जी से हमारी कम दोस्ती थोड़ी है, या नीतीश कुमार जी के लिए हमने कम त्याग थोड़ी किया है, हम भी चाहते हैं प्रधानमंत्री बने। लेकिन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके, नेताओं की उपेक्षा करके सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री भी रह पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। केवल हुक्की हुआ करने से कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? आप अपने कार्यकर्ता को संभाल नहीं पाएंगे, नेता को संभाल नहीं पाएंगे। तो सवाल है बिहार के किस प्रकार की कानून व्यवस्था जा रही है। आप शासन सत्ता में कुछ बनाए नहीं गए, आप एमएलसी रह चुके हैं, ठीक है। अब एमएलसी रहने के बाद फिर आप चाह रहे हैं कि एमएलसी बनाया जाए, फिर शासन सत्ता में लाया जाए, फिर शासन सत्ता की मलाई खिलाई जाए। तो आप हुक्की हुआ प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या मायावती की तरीके से प्रधानमंत्री बनाओगे? जैसे उत्तर प्रदेश में उनके चंडाल चौकड़ी ने प्रधानमंत्री बनाना शुरू किया, परिणाम मैंने बता दिया कि 7 में आए पूर्ण बहुमत के साथ, और 9 में क्या स्थिति हुई, 19 पे सिमटे, 12 पे 80 पे सिमटे, 14 में 0 हो गए। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार के समर्थकों से, शुभचिंतकों से, क्या इसी प्रकार से नीतीश को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाओगे? ये सवाल है, बड़ा सवाल है, समीक्षा का सवाल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जनता दल यूनाइटेड के सभी साथियों से, पदाधिकारियों से। मैं जनता दल यूनाइटेड के साथ हूं, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को समीक्षा करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ें। 87-88 के दौर से मैं भी साथ चला, क्योंकि व्यवस्था का बदलाव चाहता था। मैं चाहता था व्यवस्था बदलनी चाहिए, सबको शिक्षा मिले, सबको चिकित्सा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको संपत्ति में अधिकार मिले। लोकनायक भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी का सपना साकार हो, संपूर्ण क्रांति वास्तव में क्रांति करे, संपूर्ण क्रांति दीर्घजीवी हो, पुनर्जीवी हो। इसलिए मैं इन सब साथियों के साथ रहा, समतामूलक साथियों के साथ, और मरते दम तक समतामूलक साथियों के साथ रहूंगा। जो भी समाजवादी साथी हैं, जो भी समतावादी साथी हैं, जो भी चाहते हैं सबको शिक्षा मिले, सबको चिकित्सा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको हर प्रकार का सुख सम्मान मिले, मैं उनके साथ रहूंगा। अब ये एक विषय क्या करते हैं, एक अच्छा विषय, फिर बिहार की तरफ चलता हूं। और एक हमारे साथी ने कहा भूरा बाल साफ करो, कह दिया, क्या फर्क पड़ना है। तो अच्छी, लेकिन उन्होंने अपने इर्द गिर्द भूरा बाल वालों को बिठाया, भूरा बाल वालों को खूब आगे बढ़ाया, संसद में भेजा भूरा बाल को, लेकिन कहा भूरा बाल साफ करो। तो ये संकेत किसको देते हैं? तो मैंने पूछा कि भाई आप भूरा बाल साफ करो की बात करते हैं और भूरा बाल तो आप साथ लेकर चलते हैं। तो उन्होंने समझाया कि देखो भाई बौद्ध जी, ऐसा है कि मामला सियासत का है, मामला समझदारी का है। जब हम कहते हैं भूरा बाल साफ करो, तो जो भूरा बाल नहीं है वो फूल के कुप्पा हो जाला, खूब खुश हो जाला कि अरे बाप रे बाप, अब तो भूरा बाल गयो, काम से गयो। अब वो खुश होकर के हमको वोट देता है, नोट देता है, तो हम उससे वोट भी लेते हैं, थोड़ा बहुत नोट भी लेते हैं। और भूरा बाल को जब संसद भेजते हैं तब हम नोट लेते हैं, विधानसभा भेजते हैं तब नोट लेते हैं, इर्द गिर्द बैठाते हैं तब नोट लेते हैं। तो भूरा बाल तो बड़े काम की चीज है। हमने कहा अच्छा भाई, जो भूरा बाल नहीं है उसको बेवकूफ बनाने के लिए आप भूरा बाल साफ करो कहते हो, और जब
सामने पढ़ते तो कहते भूरा बाल माफ करो, वोट लेना है, भूरा बाल माफ करो, ये भी कहते हैं। तो इसलिए ये बात ये बता रहा हूं कि मैंने उत्तर प्रदेश में ये देखा ना, तिलक तराजू तलवार, इनके डांट डांट मारो चार, और उसके बाद फिर वही गर्त में चले गए। मैंने बड़ी अच्छी तरीके से देखा, अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा था, कंपनी सेक्रेटरी से कॉस्ट अकाउंटेंसी, चार्टर्ड फिनेंशियल एनालिसिस, सीपीए, अमेरिका। तो लेकिन इन सबको छोड़ करके मैं इस दिशा में आ गया कि भाई ये हमारे समतावादी साथी क्या कर रहे हैं। 85 पे 15 का शासन नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन हुआ क्या, शासन किसका चला दिया? जिनका कहते थे उन्हीं का। और जो थोड़ा बहुत जो बचा भी था, उनका भी शोषण इतना अधिक हो गया कि जन्मदिन पर उगाही होने लगी, जबरदस्त उगाही, जैसे जन्मदिन न आकर के कोई एक आफत आ गई। मनोज गुप्ता हत्याकांड विधायक ने किया, मार मार के पीट पीट के मार डाला गया। जन्मदिन पर उगाही कम दे रहा था। ऐसे सवाल जिससे पूछो, बीएसए से पूछो, उन्नाव बीएसए से कन्हैया लाल वर्मा, भाई क्या मामला है? अरे भाई पैसा पहुंचाना है, वहां पर बर्थडे आ रहा है, जहां जाओ वहां जाओ, पैसा पहुंचाना है बर्थडे के लिए। बर्थडे को पैसा पहुंचाते पहुंचाते बर्थडे वाली कहां चली गई आपके सामने। ये इस संदर्भ में आया, अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि 4% आरक्षण लागू होगा ईडब्ल्यूएस के लिए। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप एससी को, एसटी को, ओबीसी को कितना आरक्षण दे रहे हैं, इस पर सवाल नहीं खड़ा हुआ। सवाल इस पर खड़ा हो गया कि आप 4% आरक्षण क्यों दे रहे हो ईडब्ल्यूएस को। तो हम तो भाई खुशी हुई, हमने तो कहा अच्छी बात है, और मैं तहे दिल से मैं इसका खैर मकदम करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं 4% ईडब्ल्यूएस आरक्षण सीमित करने के लिए। मोस्ट वेलकम। और अच्छी बात तो यह होगी, मैं अनुरोध भी करता हूं कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण शून्य कर दिया जाए, बिल्कुल न दिया जाए। लेकिन साथ में एक सवाल भी उठाता हूं कि आरक्षण 4% की घोषणा, जो मसला कोर्ट में जाएगा, राज्यपाल की मंजूरी के लिए अटका हुआ है, कोर्ट से खारिज हो जाएगा, वहां पर 4%। लेकिन जहां पर हमारे साथी भूपेश बघेल को करना है मंत्रिमंडल में, वहां कितने प्रतिशत हैं, उसके बाद शासन में कितने प्रतिशत हैं, फिर प्रशासन में वो कितने प्रतिशत हैं, और फिर वो तुम्हारे संगठन में कितने प्रतिशत है। क्या भूपेश बघेल जी ये कुछ बताएंगे? क्या हटाएंगे संगठन से? नहीं, संगठन में भी 4% रहेंगे वो, शासन में भी 4% रहेंगे वो, प्रशासन में भी 4% रहेंगे वो, कर्मचारी भी 4% रहेंगे वो, अधिकारी भी 4% रहेंगे वो। क्या हैसियत है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की, या बस यूं ही बेवकूफ बनाता है? बेवकूफ बनाने वाली बात है, जैसे उन्होंने कहा तिलक तराजू तलवार, इनके डांट डांट मारो चार, क्योंकि वोट लेना है, वोट आएगा ना भाई, इससे सरकार बनेगी। उन्होंने कहा भूरा बाल साफ करो, क्यों भूरा बाल साफ करो? वोट आएगा भाई, वोट लेना है, काम वाम नहीं करना है। इस देश के बहुजनों को, इस देश की जनता को शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, संपत्ति में अधिकार मिले, इससे कोई लेना देना नहीं। इससे लेना देना है इंद्र प्रकाश बौद्ध को, जिसने अपने 40 साल लगा दिए हैं समाज सेवा के लिए, और ये सब सत्ता के लिए। तो सत्ता के लोलुप लोग ये गुमराह कर रहे हैं। अरे दीजिए, भूपेश बघेल से मैं कहता हूं डंके की चोट पर, समान शिक्षा लागू कीजिए। समान शिक्षा क्यों नहीं करोगे? बिना समान शिक्षा के छत्तीसगढ़ की जनता का भला हो जाएगा? बिना समान चिकित्सा के भला हो जाएगा? बिना समान सुरक्षा के लिए हो जाएगा? न शिक्षा देना है, न चिकित्सा देना है, न सुरक्षा देना है, केवल ऐसा व्यवस्था लाना है जिससे वह एक वर्ग
वोट दे दे। भाई हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों करते हैं? वो इसलिए कि उन्होंने भी यही नारा दिया 80 बनाम 20, माने 20% को छोड़ो 80 को जोड़ो। लेकिन 80 वालों को आप, ठीक है अच्छी बात है, डंके की चोट पर मैं स्वागत करने के लिए बैठा हुआ हूं, 80 वालों को शिक्षा दीजिए, चिकित्सा दीजिए, रोजगार दीजिए, संपत्ति में अधिकार दीजिए, उनको भी नौकरी दीजिए, उनके पास भी जो है अरबों खरबों रुपया दीजिए, अरबों खरबों न सही करोड़ों दीजिए, करोड़ों न सही लाखों दीजिए, लाखों न सही हजारों दीजिए। अब पता लगा कि किसान सम्मान निधि जो आ रही है वो भी उन बेचारों को नहीं मिल रही है। लेकिन 80% की बात एक होना चाहिए, 80% का ध्रुवीकरण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो मात्र 2000 रुपया साल में 3 बार आ रहा, 6000 रुपया साल में, 3000 रुपया। इस देश के कितने लोग हैं जिनको 6000 रुपया मिला है? 80% के लोग हैं। वो 20% वालों की बात नहीं करता मैं, 80% वालों की बात कर रहा हूं। 80% वालों की जांच करा लीजिए कितने लोगों को मिला। गांव गांव जाइए तो गांव गांव में 2 4 10 लोग कहेंगे हाँ पैसा आया है, बाकी बड़े पैमाने पर कहेंगे पैसा नहीं आया है। चले शासन हमारे साथ, चले प्रशासन हमारे साथ, गांव गांव का निरीक्षण कर ले, किसी राजधानी के गांव का जो है निरीक्षण कर ले, तो किसान के खाते में पैसा क्यों नहीं जा रहा? किसान को खाद क्यों नहीं मिल रही, बीज क्यों नहीं मिल रही है, सिंचाई क्यों नहीं मिल रही है, इन सुविधाओं पर क्यों नहीं बोलते हैं ये? क्योंकि किसान के मुद्दे पर बोलने से वोट नहीं मिलने वाला। मित्रों, वोट तो मिलेगा जब SC ST OBC माइनॉरिटी के सामने कुछ जज्बाती मुद्दे रखे जाएंगे, जिनका शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजगार से, संपत्ति के अधिकार से दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। अब हमको आपको विचार करना है कि कब तक चलेगी यह साजिशें। हम आज दो रास्ते बन गए हैं। एक रास्ता है इस देश की जनता को, इस देश के बहुजनों को, इस देश के शोषितों को, इस देश के पीड़ितों को, इस देश के SC को, इस देश के ST को, इस देश के OBC को, इस देश के माइनॉरिटी को, इस देश के हिंदू को बेवकूफ बनाओ, उनका वोट लो, नोट लो और उनको अपने फटेहाल पे छोड़ दो। दूसरा रास्ता है भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण का रास्ता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रास्ता है, संपूर्ण क्रांति का रास्ता है कि सबको शिक्षा देंगे, सबको चिकित्सा देंगे, सबको रोजगार देंगे, सबको संपत्ति में अधिकार देंगे। इस देश में 135 करोड़ जनता, कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके पास भूमि ना हो। आज इस देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं है। तो जमीन बंटवारा, भूमि बंटवारा इन महानुभावों का विषय क्यों नहीं बनता है, एजेंडा क्यों नहीं बनता है? भूमिहीनों को भूमि दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, ये एजेंडा है किसका है? माननीय किरण सिन्हा, चौधरी किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई मीन्स इंद्र कुमार गुजराल। 97-98 में जो प्रधानमंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल जी, इंद्र कुमार गुजराल ने कभी जातिवाद संप्रदायवाद नहीं किया, जनाधार बने या भाड़ में जाए, लेकिन वो प्रधानमंत्री भी बने और विदेश नीति के एक्सपर्ट रहे। वो विदेशों में राजदूत भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे। तो आज फिर सवाल इसी बात का है कि सबको शिक्षा कैसे मिले, चिकित्सा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले। जब तक शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार नहीं मिलेगा, संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक संविधान के क्या मायने, स्वतंत्रता संग्राम के क्या मायने, आजादी के सूरज की रोशनी की किरण के क्या मायने। इसलिए आज जरूरी है कि हम सबको मिल करके शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए, क्षमता के लिए काम करना है। आज बच्चा, स्टूडेंट, छात्र कोई कंपटीशन पास कर लेता है, लेकिन इंजीनियरिंग, डॉक्टरी में या और भी तमाम सेक्टर के है उसकी पढ़ाई नहीं कर पाता, शहर में जाकर के हॉस्टल में नहीं रह पाता है। मैं देखता हूं तमाम लोग जो मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कास्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस की पढ़ाई पढ़ रहे थे, वो कहां पहुंच गए? पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए, बीच में ही छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? और जो इनके मसीहा बनते हैं वो मसीहा कुछ नहीं कर, उनके लिए कोई सहयोग नहीं कर पाए, ये हालात है। तो इसलिए आज सही मायने में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की
संपूर्ण क्रांति के साथ खड़ा होना है, एक समतामूलक विचारधारा के साथ खड़ा होना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों के साथ खड़ा होना है, एक कंप्लीट समानता के साथ, कंप्लीट इक्वलिटी के साथ खड़ा होना है। हमें हर स्तर पे समानता चाहिए और हर स्तर पर समानता लाने के लिए हमको आपको बेबाकी के साथ संघर्ष करना होगा। तो फिर आप सभी को मैं न्योता देता हूं, आइए संपूर्ण क्रांति में और संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़िए और संपूर्ण क्रांति को पूरी तरीके से आगे बढ़ाइए। और जो इन्होंने तथाकथित इन नेताओं ने बना दिया है, एक भ्रांति पैदा कर दिया है समाज में, तो उस संपूर्ण भ्रांति को हटाइए, संपूर्ण क्रांति को लाना होगा, संपूर्ण भ्रांति को हटाना होगा, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनाना होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनाना होगा, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले उस गुदड़ी के लाल के सपनों का भारत बनाना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।